हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बहुत ही छोटा है और बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इट विल नॉट टेक मच टाइम आल्सो। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इज कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दो पार्ट है इसमें। कंटिंजेंसीज के बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है एंड देन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ओके, सो कंटिंजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होता, ऑल्दो नाम इसका आज भी वही है, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, बट नाउ कंटिजेंसी इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन वाले में। सो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे AS4 में सिर्फ इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इवेंट आफ्टर अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? सो बेसिकली क्या है, हम लोग जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं मीन्स फाइनेंशियल्स बनाते हैं, वो इट डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और अ बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, विच इज वो 31 दिसंबर भी हो सकता है और 31 मार्च भी हो सकता है। सो जो बैलेंस शीट बनता है वो पोजीशन तो 31 मार्च का दिखाता है, बट 31 मार्च को वो बैलेंस शीट बनकर रेडी नहीं होता है ना। सेम डे में बैलेंस शीट रेडी नहीं होता। बैलेंस शीट को पहले बैलेंस शीट बनाने में एक प्रोसेस है, फाइनेंशियल्स फाइनल करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड देन इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और बिजनेस। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, देन ओनली इट इज अवेलेबल फॉर रिलीज। सो इस पीरियड में एक टाइम गैप होता है, सो विथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द ईयर टिल द डेट इट इज अप्रूव्ड बाय द board of directors in case of company or any other authority in case of any other business model. ओके, सो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में सर्टेन इवेंट होते हैं। सो अगर इस पीरियड को अगर हम समझे, लेट से कोई कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर 1/4/2020 टू 31 मार्च 2021 है। ओके, नाउ 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट बनने में लेट से बन के बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, देन एनुअल जनरल मीटिंग कॉल होगा जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, एंड देन उसको वो कंपनी अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में देगी, नहीं तो आरओसी में फाइलिंग करेगी एज पर द रिक्वायरमेंट। सो लेट्स से 31 मार्च के बाद 15 मई 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल होगी जिसमें उनको फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए जाएंगे और वो फाइनेंशियल्स अप्रूव करेंगे। वंस वो फाइनेंशियल अप्रूव करेंगे देन एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी जहाँ पे उसको शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल्स को एक्सेप्ट करेंगे और डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होगा। ओके, सो ये जो टाइम पीरियड है 31 मार्च से लेके 15 मई तक का, ओके, इस पीरियड को हम कहते हैं इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसको हम कहेंगे इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताएगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि इस पीरियड में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट ऐसा होता है, बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल, मीन्स उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन है या उसका इनकम इम्प्लीकेशन है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों को पढ़ना है। मीन्स from the last day of the account, not last day, from the day after the last day of the accounting year till the financials are approved by the directors or the competent authority, इस पीरियड को कहते हैं इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एंड इस पीरियड में जो भी इवेंट होंगे उनका फाइनेंशियल्स में, अगर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, उनका फाइनेंशियल्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है। नाउ इवेंट्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इवेंट दो तरह के घट सकते हैं इस पीरियड में, विच इज लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट इट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस पीरियड में दो तरह के इवेंट हो सकते हैं। सो इवेंट्स एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ऑफ टू टाइप। वन, adjusting event, and second, non-adjusting events. Okay, so adjusting events वैसे event है। Now when we say event, it can be both पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कंपनी के ऊपर। मीन्स इससे एडिशनल एक्सपेंस भी आ सकता है और एडिशनल इनकम भी आ सकता है। दैट इज ऑफ
वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज एन इवेंट. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है कि इवेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट विच प्रोवाइड एन एविडेंस of a condition which existed on the balance sheet date. Means adjusting events वैसे इवेंट है जो आपको बताता है कि ये कंडीशन ऑल्दो आपको आज पता चल रहा है, आज पता चल रहा है मींस आपको 1 अप्रैल 2021 टू 15 मई 2021 के पीरियड में पता चल रहा है, लेकिन ये हो चुका था 31 मार्च 2021 को ही, ये उससे पहले मींस उस अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 में हो गया था, लेकिन आपको मींस कंपनी को या बिजनेस को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी फाइनेंशियल्स में. ओके, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी फाइनेंशियल्स में. एंड नाउ सिंस आपको ये पता चल गया है तो आप इसको रिकॉर्ड करो बैक डेट में 31 मार्च के डेट में, सो दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सो वो ऑब्जेक्टिव मेट हो सके. सो व्हाई वी डू प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स? To reflect the true and fair view of the affairs of the business. Okay, so अगर मुझे पता है कोई ट्रांजैक्शन के बारे में जो कि पिछले साल हो चुका है, 31 मार्च लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट से पहले ही हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मुझे बाद में पता चल रहा है मींस फाइनेंशियल्स अप्रूव होने से पहले पता चल जा रहा है, तो मुझे उससे रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम को अकाउंट फॉर करना चाहिए, अदरवाइज ये फाइनेंशियल्स गलत हो जाएगा. नाउ अगर लेट्स से इस पीरियड में भी नहीं पता चला और बाद में पता चला, देन इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम जो कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं. ओके, बट इन दिस केस क्योंकि आपको टाइमली पता चल गया इसके बारे में, तो आपको इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री पास करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, द इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑल्दो यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है, द बिजनेस और द कंपनी वाज नॉट अवेयर ऑफ द इवेंट, बट ये इवेंट हो चुका है. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट कोई फ्रॉड हो गया बिजनेस के अंदर, है ना. सो लेट्स से आप मल्टीपल स्टोर चलाते हो, आप रिटेल बिजनेस में हो और आप मल्टीपल सुपरमार्केट चलाते हो, और किसी एक सुपरमार्केट के कैशियर ने कैश में फ्रॉड कर दिया जो आपको पता नहीं चल रहा था. ठीक है, 31 मार्च को भी किसी कारण से पता नहीं चला और वो अप्रैल मंथ में पता चला, या फिर एनी डेट इस पीरियड के किसी भी डेट के बीच में आपको पता चल गया. लेकिन वो फ्रॉड हुआ कब था? लेट्स से वो नवंबर के पीरियड में कैश डिफरेंस था, आपने कैश रिकंसिलेशन नहीं किया, 31 मार्च तक आपने रिकंसिलेशन नहीं किया, जिस कारण से आपको ये पता नहीं चला. अब आप अप्रैल में जब रिकंसिलेशन कर रहे हो तो आपको मिलता है कि अक्टूबर तक का कैश एकदम परफेक्टली रिकंसाइल था, नवंबर मंथ से कैश में डिफरेंसेस आना शुरू हो गए. सो बेसिकली ये नवंबर में फ्रॉड हो गया था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये फ्रॉड की अकाउंटिंग नहीं की. सो अब मुझे पता चल रहा है, और क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो मुझे इस लॉस को लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में बुक करना है. दैट इज 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस शीट बनाया है मैंने, उसमें मुझे ये अकाउंट फॉर करना है. सो एक हो गया एग्जाम्पल फ्रॉड का. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप जब अपने बुक्स में बैड डेट का प्रोविजन कर रहे थे तो आपने माना कि आप एवरी ईयर 2% के रेट से बैड डेट का प्रोविजन करते थे, और इस ईयर भी 2% के रेट से आप करते चले गए. लेकिन एक कस्टमर था जिसके बारे में आपको लगता था कि वो पैसा देगा, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया. लेकिन 31 मार्च को आपको ये नहीं पता चला, और पैसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया. आपको 31 मार्च को इसके बारे में पता नहीं चला, अलबत्ता आपको 2 अप्रैल को पता चला कि यार वो जो डेटर्स मेरा कस्टमर था वो बैंकरप्ट हो गया और अब वो कुछ भी पैसा नहीं देगा. सो बेसिकली जो बैंकरप्सी था आपके कस्टमर का वो लास्ट ईयर में हो चुका था, आपको पता नहीं था, जो भी प्रोसेस था उसमें डिले हुआ और आपको नहीं पता चला. इस कारण से आपने अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, आपने सिर्फ प्रोविजन किया, हालांकि 2% ही प्रोविजन किया, हालांकि वो पूरा का पूरा पैसा अब नहीं आने वाला है. तो अब आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा बैड डेट को अकाउंट फॉर करोगे. ठीक है, सिमिलरली आपने किसी को कस्टमर के लिए बैड डेट का प्रोविजन कर दिया था, आपको लगा कि यार ये बंदा मेरे को पैसा देगा ही नहीं, इसका पूरा अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेट इन द ईयर ऑन 31 मार्च को ही आपने जो बैड डेट की अमाउंट डाली
P&L अकाउंट में, उसमें उस कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं डाल दिया, रिसीवेबल आपने डाल दिया, लेकिन वो पैसा आपको मिल गया, ठीक है, 1 या 2 तारीख को आपको पता चला कि वो पैसा आ गया है, ठीक है। आपने क्यों किया था उसको बैड डेट? क्योंकि आपको उस टाइम पे लगा कि वो पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन बाद में उसने पैसा दे दिया। तो इसको कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट, जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। और क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि ये इवेंट, बेसिकली वी रिकॉर्ड इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स, ये इवेंट ऑलरेडी पिछले साल में हो चुका है, मुझे अलबत्ता या बिजनेस को पता नहीं था, इसलिए बिजनेस ने इसकी अकाउंटिंग नहीं की। सो वैसे इवेंट्स को कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। विथ रिस्पेक्ट टू एडजस्टिंग इवेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि आप अकाउंटिंग एंट्री पास करो और फाइनेंशियल्स में बाय वे ऑफ नोट्स डिस्क्लोज करो कि वो इवेंट क्या है और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। ये हो गया एडजस्टिंग इवेंट। सेकेंड इवेंट ऐसा होता है जिसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मीन्स ये इवेंट एक्चुअल में बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, ठीक है, ये एक्चुअली में इवेंट घटा इस पीरियड में, हाँ, 1 April 21 to 15th May 2021, before the financials are approved, but after the end of the financial year, okay, accounting year, after the end of the accounting year ये event घटा, but before the financials are approved, but the event is so significant, the event is so significant, event का importance इतना ज़्यादा है कि it justifies a disclosure in the financial statement, ठीक है। वो इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने यूजर को ये बताना होगा कि ऑल्दो ये इवेंट पिछले साल से रिलेटेड नहीं है, बट ये इस पीरियड में इवेंट हुआ। ऐसा क्या इवेंट हो सकता है? इवेंट अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अप्रैल में अर्थक्वेक आ गया, उसके कारण आपको लॉस हो गया। तो ये लॉस बेसिकली 2021 का नहीं है, 21-22 का है, बट आप 2021 के फाइनेंशियल्स जब आप डिस्प्ले अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करेंगे बोर्ड को, तो वहां पे डिस्क्लोज करेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करेंगे, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इट एग्जिस्टेड, इट द इवेंट अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट बिफोर द फाइनेंशियल्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट द इवेंट इज ऑफ सो मच सिग्निफिकेंस that it justifies a disclosure. So इससे रिलेटेड आप जस्ट डिस्क्लोजर दोगे कि एक ऐसा इवेंट हुआ है, फायर से लॉस हो गया, अर्थक्वेक से लॉस हो गया। सो दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिसको कि आपको डिस्क्लोज करना है, बिकॉज इट इज ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस टू द बिजनेस एंड यूजर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है कि इवेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, ओके, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एंड इन केस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप अकाउंटिंग एंट्री पास करो और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर दो। और नॉन एडजस्टिंग है, नो नीड टू पास एन अकाउंटिंग एंट्री एंड यू हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर ऑल्दो। ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसके कारण कि बिजनेस का गोइंग कंसर्न एजम्पशन इंपैक्ट होता है। हम बैलेंस शीट बनाते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे, दैट मींस बिजनेस विल बी कैरिड ऑन नेक्स्ट ईयर आल्सो। ओके, सो गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस विल बी कैरिड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें तो गोइंग कंसर्न सिंपल कहता है कि आप 31 मार्च 2021 को जब बैलेंस शीट बना रहे हो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, विच मीन्स दैट द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2022 ऑल्सो, ये अज्यूम किया जा रहा है। सिमिलरली जब आप 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट बनाओगे तो ये अज्यूम किया जाएगा कि 31 मार्च 2023 को भी बिजनेस कैरी ऑन होगा, और उसके बाद आप सर्टेन प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। सो आप कंपेयर करके विचएवर इज लेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे जा रहे हो। अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं जाओगे तो आप सीधा का सीधा इन्वेंट्री वैल्यू करोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, क्योंकि आप लिक्विडेशन बेसिस पे जा रहे हो। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है कि अगर बिजनेस का नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऐसा है विच इज इंपैक्टिंग द गोइंग कंसर्न assumption ऑफ द बिजनेस, देन द फाइनेंशियल शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। ओके, सो गोइंग कंसर्न assumption इंपैक्ट हो गया, दैट मीन्स अगले साल बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा फुल ईयर, बिजनेस कभी भी बीच में बंद हो सकता है, ईयर एंड तक कैरी नहीं होगा, एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। ऐसा सिचुएशन कब अराइज होगा? लेट्स से आपके बिजनेस में एक ही फैक्ट्री है जहां से आप मैन्युफैक्चर करते हो, और
फैक्ट्री में ऐसा फायर हुआ कि सारा के सारा मशीन ही जल के खत्म हो गया, और उसमें भी प्रोमिनेंट जो 2 मशीन है वो बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो गया। ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, नए मशीन लाने के लिए। इवन दो इंश्योरेंस है या नहीं है, इट डजंट मैटर। आप को काफ़ी लंबा टाइम लगेगा बिजनेस स्टार्ट करने में। अगर आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको लिक्विडेट, आप बिजनेस बंद ही करने के लिए आपने सोच लिया है। तो आप क्या करोगे, जब फाइनेंशियल्स बनाओगे 31 मार्च का, तो आप उसे लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में आपका 2 ही कस्टमर है, लेट्स से, हो आपके पूरे बिजनेस में 2 ही कस्टमर है, लेट्स से गवर्नमेंट आपका कस्टमर है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे खरीदता है, और किसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। जो पैसा फंसा है वो पैसा नहीं मिलने वाला, और आगे ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटर्स सिर्फ एक कस्टमर है, और वो कस्टमर अगर आपको पैसा नहीं देता है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस पूरा का पूरा बैठ जाएगा। इन दैट केस आप बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। देन द गोइंग कंसर्न assumption is impacted, and then the financials will be prepared on liquidation basis rather than on going concern basis. Okay, so जब जब गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, एप्लीकेबल नहीं है, गोइंग कंसर्न इज इम्पैक्टेड, देन फाइनेंशियल्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 3 बातें मेजरली, ये 3 बातों को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कवर किया गया है, विच इज एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड यू हैव टू डिस्क्लोज। In case of non-adjusting event, you don't have to pass any accounting entry, just have to disclose. If however non-adjusting events के कारण going concern assumption impact होता है, then the financial should be prepared on a liquidation basis rather than on going concern basis. So this is what the accounting standard 4 is all about. बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग जस्ट स्टैंडर्ड के कंटेंट को एक बार गो थ्रू करेंगे। जस्ट अ मिनट। There is a time lag between the balance sheet date and the date of approval of accounts by the board of directors. Many events may take place between these two dates, which can influence the profitability of the enterprise. Okay, event occurring after balance sheet date may be favorable and unfavorable. This event can be disclosed either by changing the amount included or by way of disclosure. Event occurring after balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financials are approved by the board of directors in case of a company, and by the competent approving authority in any other entity. Okay. Two type of event, adjusting event and non-adjusting event. Accounting standard 29 में कवर होगा contingency, यहाँ पे मेंशन किया। ओके सर, ये एक डायग्राम है जिससे आपको किस सीक्वेंस समझाया गया है, व्हाट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। Adjusting event and adjusting events are events that provide evidence, additional evidence relating to a condition existed at a balance sheet date, and they require changes to be included in the financial statement. Okay, example, a trade customer whom balance for whose balance a full specific provision has been made on 31st March 2015 paid the full amount of 84,000 before the date of the approval of financials by the board of directors. It is an adjusting event. Provision for bad debt is to be reduced by 84,000 in the financial statement. आप ये accounting entry pass करेंगे। ये देख example 2 देखते हैं। Swapna Printing Press Limited is in the process of repairing one of its printing machinery on 31st March 2015, the date of closing of the books of account. On 10th May 2015, the servicing company informed that the printing machine is irreparable for नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सम वाइटल पार्ट्स। अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसका रिपेयर हो ही नहीं सकता। द मशीन एट प्रेजेंट अपियर्स इन द बैलेंस शीट एट 40 लाख, 40 लाख रुपए उसका कैरिंग वैल्यू है ऑन 31st March 2015। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5 लाख। नाउ अब ये मशीन बियॉन्ड रिपेयर है, अब बुक्स में इसका 40 लाख का वैल्यू दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। सो आपको क्या करना होगा, आपको
जो 35 लाख है उसका पीएनएल में चार्ज लेना पड़ेगा बिकॉज दिस मशीन इज बियॉन्ड रिपेयर. The financials are yet not been approved by the board of directors. This is an adjusting event. The value of the printing press should be reduced to 5 lakh. अब आप उसको recoverable value, which is the scrap value, वहां तक उसको आपको लाना पड़ेगा और बैलेंस जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल वैल्यू का डिफरेंस है उसको पीएनएल में आपको चार्ज करना पड़ेगा. बेसिकली क्या है, क्यों एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि आपको पता चला 10th मई को, बट 31 मार्च को जब ये रिपेयर के लिए गया था, सो ऑलरेडी 31 मार्च को ये मशीन बियॉन्ड रिपेयर के कंडीशन में आ चुका था. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू कम टू नो आफ्टर 31st मार्च डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट. द इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड. द मशीन हैज encountered a defect before 31st March and that defect has caused a condition where the machine is beyond repair. Similarly, non-adjusting events concern conditions that did not exist at the balance sheet date and they do not result in changing the financial statement, but they may be significant enough to justify a note in the accounts. So आपको notes के through से बताना है. Example 1, in April 2015, a fire destroyed part of the company warehouse with an uninsured loss of inventory worth 10 lakh and damaged the building also, which is also uninsured for 25 lakh. The going concern status of the company is not affected. यहाँ पे going concern impact नहीं हुआ है, means business फिर भी carry on हो सकता है ये loss लेने के बावजूद भी. It is a non-adjusting event. क्यों? क्योंकि अप्रैल में हुआ है, बैलेंस शीट 31 मार्च को फाइनलाइज हो के डेट में फाइनलाइज होगा. The profit for the period under consideration will not be altered. However, a detailed note should be given stating the fact and its impact. है ना, उसका लॉस का फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताना है और ये बताना है कि फैक्ट बताना है कि फायर हुआ है जिसके कारण से ये दो चीजों में लॉस हुआ है, बट अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करना है. X Limited has invested a large amount in shares in Indian blue chip companies like Reliance, ONGC and SBI. So X Limited ने इन्वेस्ट किया है इन सब कंपनीज के शेयर में. These shares performed well during the year 31st on 2014. Because of these different factors, stock market crashed in the month of January 2015. Let's say दिसंबर तक ठीक चला, जनवरी में क्रैश हो गया एंड द रिमाइंड वेरी डिप्रेस्ड अंटिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल्स. जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल अप्रूव किया तब तक ये डिक्लाइन ही था, मार्केट रिकवर नहीं कर रहा था. एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट्स ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस विच इज 31st दिसंबर में तब बनाएगा, कैलेंडर ईयर इज दिसंबर. इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड द फाइनेंशियल फिगर्स रिमेन अनऑल्टर्ड बिकॉज इट हैपेंड, द मार्केट क्रैश्ड इन जनवरी. However, it is to be disclosed by way of a note stating the amount involved. So non-adjusting event है, इसका disclosure होगा. There are events which, although they take place after the balance sheet date, are sometimes reflected in the financial statement because of the statutory requirement or because of their specific nature. ठीक है, ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है बट स्टिल इसको हम लोग फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका इम्पैक्ट. क्यों? क्योंकि इट इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और दे आर ऑफ ए स्पेशल नेचर. जैसे कि डिविडेंड, इफ द डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल्स आर अप्रूव्ड फॉर इशू, द डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेड एट दैट टाइम unless a statutory requires otherwise. Such dividend are disclosed in notes. ओके, सो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है बैलेंस शीट डेट के बाद, स्टिल उसको हम उसको लाइबिलिटी के तौर पे नहीं दिखाते. क्यों? क्योंकि 31st मार्च को जिस डेट को बैलेंस शीट बनना है उस डेट को डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोई लाइबिलिटी नहीं है. डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी कि डिविडेंड डिक्लेयर करना ही करना है, नहीं भी कर सकते हैं. सो देयर इज नो लाइबिलिटी टू डिक्लेयर अ डिविडेंड. बट अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है देन आपको करना है, उसके लिए प्रोविजन करना है. तो डिविडेंड को बेसिकली हम लोग बाय वे ऑफ नोट्स डिक्लेयर कर डिस्क्लोज कर सकते हैं वैसे डिविडेंड को. ओके, गोइंग कंसर्न event occurring after the balance sheet date may indicate that enterprise ceases to be a going concern. A deterioration in the operating result and the financial position or unusual changes affecting the existence or substratum of an enterprise after the balance sheet date. Example, destruction of a major production plant by fire after the balance sheet date may indicate a need to consider whether it is proper to use fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of financial statement. So basically यही है कि if the going concern
If the event occurring after balance sheet date is of such magnitude that it impacted the going concern assumption of the business, then the financials should be prepared on liquidation basis. B Limited has prepared its account on 31st March 2015 in usual manner. B Limited only plant has been destroyed by fire on 5th May. The plant was not insured. Now it is certain that the company will be in liquidation. The financial statement of 31st March should be produced on a liquidation basis and not on a going concern basis, which means that अगर अगर एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो उसको एट स्क्रैप वैल्यू पे दिखाएंगे, अगर इन्वेंट्री है तो एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे. ओके. Example 2. R Security Limited has a client, Agrawal and Company, that owns the company 50 crore in respect of security trading on 31st March 2015. ठीक है. R Securities Company कोई स्टॉक ब्रोकर है, उसका एक क्लाइंट है ए अग्रवाल एंड कंपनी, जो कि 50 करोड़ रुपीज ओन करता है 31st मार्च 2015 को. ऑन 3rd अप्रैल 2015 अग्रवाल एंड कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. अग्रवाल एंड कंपनी दिवालिया हो गया. अब उससे कुछ भी पैसा नहीं आने वाला है. इट इज एस्टिमेटेड दैट नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देम. आर सिक्योरिटीज मे बी एबल टू रेज फंड टू रिकवर द लॉस, बट द कंपनी इज नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग. सो कंपनी पैसा तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में उसको ऐसा नहीं होता दिख रहा है. सो इन दैट केस द गोइंग कंसर्न assumption is impacted. So the financials will be prepared on liquidation basis and not on going concern basis. Disclosure. नेचर ऑफ इवेंट आपको डिस्क्लोज करना है एंड द एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इफेक्ट. और अगर एस्टिमेट नहीं लगा सकते तो स्टेटमेंट देना होगा कि दैट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड. सो अगर उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आप नहीं निकाल सकते, देन यू हैव टू गिव एन स्टेटमेंट दैट द सच एन इवेंट हैज हैपेंड बट इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत छोटा है. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. ओके. State with reason whether the following are adjusted or non-adjusting event. The professional valuation of a fixed asset 1 month after the balance sheet date at a figure of 3 lakh below the current book value. Book value से 3 लाख कम हो गया. The diminution in the value is considered to be permanent. This is an adjusting event because the valuation provide information about a condition existing on a balance sheet date. ठीक है. Valuation बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, लेकिन जो डिक्लाइन इन द वैल्यू डिक्लाइन कैसे हुआ? क्योंकि जो बेनिफिट एसेट से आपको मिलना था वो बेनिफिट में डिक्लाइन हो गया, जिस कारण से उसका वैल्यूएशन भी डिक्लाइन हो गया. नाउ इट इज अ डिक्लाइन व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड बाय 31st मार्च, सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. तो आपको इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट लेना पड़ेगा. इफ इट कुड बी एस्टिमेटेड दैट द डिक्लाइन इन द वैल्यू अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तब आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट कर सकते हो. The destruction of a company warehouse 2 weeks after the balance sheet date. The loss on the building of and the stock, it contained amount to 6 lakhs. Due to administrative error, neither was insured. Insurance nahi hua. Okay. This is a non-adjusting event because it occurred 2 weeks after the balance sheet date. Simple. An earthquake destroyed a major warehouse of D Limited on 18th May 2011. The accounting year of the company ended on 31st March. The accounts were approved on 30th June. So 18th में मीन्स अप्रूवल से पहले ये घटना घटी. ओके. द लॉस फ्रॉम द अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड टू बी 45 lakh. State with reason whether the loss due to the earthquake is an adjusting or a non-adjusting event and how the fact of the loss is to be disclosed in the balance sheet. The loss due to earthquake is not an adjusting event because on the balance sheet date the earthquake did not happen. The loss of 45 lakh due to earthquake need not be recognized in the financials of 2010-11. As the earthquake loss is significant, it should be mentioned in the director's report of 10-11. In this report, it should be stated that the whether going concern assumption is still applicable or not, वो भी mention करना होगा. Cashier of A Limited embezzled cash amounting to 6 lakhs during March 2012. However, the same come to the notice of the company's management in April. Now it is an adjusting event. Clear है. Only financial statement of the company is not yet approved by the board of directors of the company. With the help of the provision of AS4 contingency and event occurring after the balance sheet date, decide whether the embezzlement of cash should be adjusted in the books of accounts for the year ended on 31st March 2012. What will be your answer if embezzlement of cash comes to the notice of company's management only after the approval of the financial statement of the company?
The loss due to embezzlement by the cashier is an adjusting event because on the balance sheet date the embezzlement has already happened, though it was not detected, okay, by the board of directors. The loss of 6 lakhs should be recognized in the financials of 11 and 12. If the embezzlement of the cash comes to the notice of the company management after the approval of the financials by the board of directors, then it should be treated under accounting standard 5 prior period item हो गया. The loss should be shown in the statement of profit or loss 12-13 as extraordinary item. Sorry, extraordinary item की तरह से हम इसको दिखाएंगे. The nature and the amount of the prior period item should be disclosed separately in the statement of profit or loss. So इसको separately disclose करेंगे और accounting entry तो pass करना ही करना है. Illustration 4. A company entered into an agreement to sell its immovable property to another company for 35 lakhs. Okay. The property was shown in the balance sheet at 7 lakh. The agreement to sell was concluded on 15th Feb 2009 and sale deed was registered on 30th April 2009. Okay. Agreement was made इतना और sale deed बना April में. The financial statement for the year ended 8/9 was approved by the board of directors on 12th May. You are required to state how this transaction would be dealt in the financials of the company. According to asset and liability should be adjusted for event occurring after the balance sheet date that provide additional evidence of the to assist the estimation of the amount related to the condition existing on the balance sheet date. The agreement to sell was concluded on 15th Feb, that is before the balance sheet. However, the registration of the property was done after on 30th April, which is after the balance sheet date, and this provide additional information relating to the condition existing on the balance sheet date. Therefore, the asset should be adjusted and the profit on sale of the property should be recognized in the financial statement because the agreement was made already. Agreement to sell was made during the accounting year, so the event has happened, even though actual recognition बाद में हुआ, agreement बाद में हुआ. While preparing the final accounts of the year ended on 31st March 2013, a company made a provision for bad debt of 5% of its total debtor. In the last week of February 2013, a debtors of 2 lakh has suffered heavy losses due to earthquake. एक debtors के वहाँ earthquake हो गया और उसको 2 लाख का debtors था और उसको heavy loss हुआ. The loss was not covered by an insurance policy. In April 2013, the debtors become bankrupt. Because of this earthquake, जो कि फरवरी में उसके बिजनेस में हुआ था, उसके कारण वो अप्रैल में जाके bankrupt declared हो गया. तो can the company provide for the full loss arising out of insolvency of debtors in the financial? Yes, it is an adjusting event because it provides an additional evidence related to the condition existed at the balance sheet date. The company should provide the entire amount of 2 lakh arising out of bankruptcy as debtor's loss of current period. A company closed its accounting year on 30 June 2015 and the accounts for the period were considered and approved by the board of directors on 20th August. The company was engaged in laying pipeline for an oil company deep beneath the earth. While doing the boring work on 1st September 2009, it made a rocky surface. It had made a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakhs. Okay, you are required to state with reason how the event will be dealt with in the financial statement for the year ended on 30 June 2015. The date of approval of the board of directors is the end of the post balance sheet period. Here, the accounts were approved by the directors on 20th August 2015. Any event occurring after this date should be disclosed as note so as to enable the users of the financial statement to make a proper evaluation because it is a non-adjusting event. After the approval, ये situation arise हुआ. Simple questions है इसमें. A company deal in petroleum product. The sale price of the petrol is fixed by the government. After the balance sheet date, but before the finalization of the company's accounts, the government unexpectedly increased the price retrospectively. Can the company account for additional revenue at the close of the year? Discuss. The company cannot recognize the unexpected increase in the sale price as an additional revenue. Unexpected increase in sale price cannot be regarded as an event occurring after the balance sheet date.
which requires an adjustment of the balance sheet date since it does not represent a condition present at the balance sheet date. This retrospective increase in sale price of petrol should not be considered as a prior period item as per AS5 because there was no error in the preparation. This revenue should be recognized in the subsequent year and it should be disclosed properly. So it is not an event to be recognized because it did not existed on the balance sheet date. ना ही ये accounting standard 5 में जाएगा as an error in prior period item. Okay, so basically ये करंट ईयर के रेवेन्यू में इसको अकाउंट फॉर करना है. A company follows April March as its financial year. The company recognize check dated 31st March or before received from customer after the balance sheet date, but before approval of the financial statement by debiting check in hand account and crediting debtors account. The check in hand is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalent. All checks in hand are presented to bank in the month of April and are so realized in the same month in normal course after deposit in the bank. बैंक में deposit करने के बाद recognize हो जाता है. State with reason whether the collection of check bearing date 31st March or before but received after the balance sheet date is an adjusting event and how is this to be disclosed in the कंपनीज अकाउंट. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपनी क्रेडिट पे जो सेल करती है और जो चेक आता है कंपनी बैंक में डिपॉजिट करने में कंपनी को 1 या 2 दिन लग जाता है. तो जब चेक फर्स्ट रिसीव होता है तो अकाउंटिंग टीम क्या करता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ना कि बैंक अकाउंट को नहीं डेबिट करके चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करके कस्टमर को क्रेडिट दे देता है. और जब चेक बैंक में डिपॉजिट होकर चेक रियलाइज हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर देता है. तो चेक इन हैंड अकाउंट न्यूट्रलाइज हो गया और जिस दिन पैसा रियलाइज हो जाता है आपके अकाउंट में क्रेडिट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट हो जाता है. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर चाहिए. Check received after the balance sheet date bearing the date of 31st March or before is not an adjusting event because receiving check after the balance sheet date does not represent any condition existing on a balance sheet date. Collection of the check after the balance sheet date does not represent any material change affecting the financial position of the business. Therefore, no disclosure in director reports is required. It is a normal course of the business to receive previous dated check after the date. So आपको 1 तारीख को 31st के डेट का चेक मिलेगा. कस्टमर ने 31st के डेट में चेक निकाला, आपको 1 तारीख को मिला, आप उसको बैंक में जा रहे हो, तो ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गिव एन एविडेंस ऑफ ए कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑन अ बैलेंस शीट डेट. और इससे फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ये जस्ट कैश फ्लो का इंपैक्ट है. ओके, सो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में है. बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. ओके, थैंक यू.